अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस का अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। वो है स्केल। पेज नंबर 22 पे आपके ये टॉपिक है। और हमने पहले भी कंपोनेंट्स ऑफ मैप में जिक्र किया था कि स्केल के मुताबिक मैप होना ज़रूरी है। स्केल इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। आज हम देखेंगे स्केल होता क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। एक क्लासरूम का मैप दिया गया और वो कहता है कि ये जो लेंथ है ओरिजिनल क्लासरूम की वो 8 मीटर्स है। वो कितनी है? 8 मीटर्स। अगर आप यहाँ पे पढ़े तो वो कह रहा है क्लासरूम की ये जो लेंथ है एक दीवार की वो 8 मीटर्स है और दूसरी जो इसकी विड्थ है यहाँ पे वो 6 मीटर्स है। लेकिन क्या हम ये 8 मीटर्स और 6 मीटर्स, मतलब ये 8 मीटर्स और 6 मीटर्स जो ओरिजिनल में है, क्या हम ये पेपर पे भी 8 मीटर और 6 मीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते बिकॉज 8 मीटर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप ओरिजिनल में मेजरमेंट करें 8 मीटर तो शायद आपका एक कमरा जो है वो एक साइड उसकी 6 मीटर या 8 मीटर तक होगी। तो वो हम जब ग्राउंड के ऊपर जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम कन्वर्ट करके उसकी मेजरमेंट को छोटा करके उसके इक्वल किसी और मेजरमेंट को रख के हम पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं तो इसको हम स्केल कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द रेशियो इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड स्केल। अब इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8 मीटर दिया गया। अगर आप देखें विंडोज़ का लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो बेसिकली ये 3 सेंटीमीटर्स विंडो तो नहीं होगी। अब 3 सेंटीमीटर की विंडो तो नहीं होती। ग्राउंड के ऊपर इसकी मेजरमेंट कुछ और होगी तो हमने कन्वर्ट करके मैप के ऊपर इसको 3 सेंटीमीटर किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे कहता है द स्केल ऑफ क्लासरूम रिप्रेजेंट्स 8 मीटर्स ऑन ग्राउंड बाय 8 सेंटीमीटर्स ऑन पेपर, इट मीन्स 1 मीटर ऑन ग्राउंड इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द प्लेन। तो इसका मतलब उसने हमें यहाँ पे बता दिया है कि अगर हम लोग 1 मीटर ऑन ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, 1 मीटर ग्राउंड के ऊपर मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम इक्विवेलेंट रखेंगे रेशो में 1 सेंटीमीटर की इक्वल। इसका मतलब है कि अगर हम ग्राउंड पे 1 मीटर मेजर करते हैं तो पेपर के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम ये स्केल लें, यहाँ पे अगर आप ये स्केल देख सकें तो इस स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऑन सो ऑन, आपके स्केल की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर का स्केल है। एक साइड पे इंचेस होते हैं और एक साइड पे सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने सेंटीमीटर को यूज़ करना है क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है, हमने कहा ग्राउंड पे जो 1 मीटर होगा उसको हमने इक्वल रख लिया 1 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ, अगर इस विंडो की इस जगह से इस दीवार तक मेजर करूँ तो ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है। तो अगर आप ये देख सकें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि ग्राउंड पे ओरिजिनली ये 1 मीटर की लेंथ है। इसी तरह अगर आप ये विंडो की लेंथ देखें तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर की इक्वल है, तो 3 सेंटीमीटर ऑब्वियसली 3 मीटर के 3 मीटर्स की इक्वल होगा। इसी तरह ये 1.5 सेंटीमीटर है तो 1.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1.5 मीटर की इक्वल होगा। तो ये टोटल जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये डेफिनेटली 8 मीटर के इक्वल होगी। तो इन शॉर्ट स्केल किसको कहते हैं कि जब आप मैप के ऊपर, ये तो सिर्फ क्लासरूम का बताया है, जब दुनिया में कोई मैप का डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं जो मे बी 200 किलोमीटर्स और इस तरह की लेंथ होगी, जो आगे हम एक्टिविटी एक करेंगे उससे आपको समझ भी आ जाएगा। तो जो मैप के ऊपर डिस्टेंस होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, 1000 किलोमीटर 2-2000 किलोमीटर का होता है। लेकिन उसको फिर पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, मैप पे ड्रॉ करने के लिए फिर हम उसका स्केल ले लेते हैं, उसकी इक्विवेलेंट रख देते हैं। वो हम आगे एक्टिविटी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्केल। 3 टाइप्स है स्केल की। एक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, एक का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको इन शॉर्ट हम RF भी कहते हैं, और तीसरा हमारे पास है लीनियर स्केल। तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है एज अ स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने अब ऊपर यहाँ पे लिया था कि 1 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर की इक्वल रख दिया है या 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर की इक्वल रख दिया, एक ही बात है। तो जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं और दो मेजरमेंट्स को इक्वल रखते हैं पर ये ख्याल नहीं करते कि इसके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं,
जैसे इसमें तो सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे तो मीटर दिया गया है। तो जब हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ को हम इक्विवेलेंट रखते हैं लेकिन हम उसमें यूनिट डिफरेंट रखते हैं उसको, और उसको सेम नहीं करते, यूनिट्स को हम डिफरेंट ही रहने देते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं। आई रिपीट, जब भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं स्केल की और हम किसी भी दो मेजरमेंट को इक्वल रखते हैं या उसको रेशो बनाते हैं और उसमें यूनिट को हम सेम नहीं करते, यूनिट को हम डिफरेंट ही रहने देते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं। अब जब फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विवेलेंट करने का या इक्वल कर सकते हों, जैसे यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होगा और 1 किलोमीटर जो है वो 100,000 सेंटीमीटर्स की इक्वल होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी एग्जांपल को अगर हम कन्वर्ट करें, अगर आप ये देखें यहाँ पे उसने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर की इक्वल कर दिया है, क्योंकि 1 मीटर मैंने आपको बताया वो किसकी इक्वल है, 100 सेंटीमीटर। ये इसने क्यों कन्वर्ट किया है, ताकि हमारे पास यूनिट्स सेम आ सकें, ताकि हमें पता हो कि ग्राउंड के ऊपर अगर हमने मेजर करना है तो इसी स्केल को यूज़ करते हुए हम 100 सेंटीमीटर अगर मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्केल के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हमारे पास जब यूनिट सेम हो जाए और सेम यूनिट की वजह से इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ब्लू लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो 1 मीटर हैज़ बीन कन्वर्टेड इन 100 सेंटीमीटर्स यहाँ पे इस एग्जांपल में, सो दैट देयर आर सेम यूनिट्स फॉर रेशो। तो रेशो के लिए जब सेम यूनिट्स हो जाएं तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या इन शॉर्ट RF कहते हैं। क्या कहते हैं, RF। इसके बाद अगर हमारे पास इस तरह से एक लाइन दी गई हुई हो लीनियर फॉर्म में और उसके अंदर बताया हो कि ये जो दो डॉट्स हैं ये पेपर पे 1 सेंटीमीटर की इक्वल होंगे, पर ओरिजिनली हम इसको मीटर की इक्वल देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे वो उसने बताया हुआ है कि ये 0 से 1 मीटर है ऑन ग्राउंड, ये 0 से 2 मतलब 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, ये ग्राउंड पे बता रहा है ओरिजिनली इतने मीटर्स हैं। लेकिन जब पेपर पे आप देखेंगे, अगर आप इसको यहीं पे मेजर करें अभी तो आपको पता चल जाएगा तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो एज अ हॉरिजेंटल लाइन विच शोज द रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल। तो जब भी आपके पास इस तरह से लाइन की फॉर्म में दिया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 से 1 2 3 4 अगर लाइन की फॉर्म में दिया हो गया होगा तो इसको हम कहेंगे लीनियर स्केल। जी, इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक एक्टिविटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बेसिकली दो एक्टिविटीज़ हैं, एक क्लासरूम की एक्टिविटी है। क्वेश्चन है द स्केल ऑफ प्लान ऑफ क्लासरूम, या मतलब जो आपके पास दिया गया था क्लासरूम का मैप, गिवन ऑन द प्रीवियस पेज इज 1 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, कि उसने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर की इक्वल रखा था, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। सो व्हाट इज द एक्चुअल विड्थ ऑफ विंडो, डोर एंड क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड सॉरी। तो वो कह रहे हैं फिर आपने एक्चुअल विड्थ बतानी है इन तमाम की। तो डेफिनेटली आपने मेजरमेंट आपको दी गई है, तो आप एक्टिविटी घर पे करें और आप देखें इसकी कितनी विड्थ बनती है। और इसी के बाद मैप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दी गई है, जो मैंने आपको बताया था मैप के ऊपर भी एक्टिविटी ये की जा सकती है। कि अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी है कि हेयर इज़ अ मैप ऑफ पाकिस्तान इज़ गिवन द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर रेशो 200 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि यहाँ उसने जो आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा, अगर आप स्केल को यूज़ करेंगे पेपर के ऊपर, तो जहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर आप ट्रैवल करेंगे तो बेसिकली वो मैप ओरिजिनली कितना होगा, 200 किलोमीटर्स होगा। तो यहाँ पे फिर वो कहता है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद। ये चले मैं आपको करके बता देता हूँ कि पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान कितना फासला होगा। तो अगर आप यहाँ पे इन दो डॉट्स, पेशावर का डॉट और इस्लामाबाद के डॉट के ऊपर अगर आप स्केल रखें तो ये आपको पता चल रहा है ये 1 सेंटीमीटर का इस पेपर के ऊपर डिस्टेंस है। और हमने कहा था कि जब जहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा वो 200 किलोमीटर्स है। तो इसका मतलब है कि पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनली 200 किलोमीटर्स है। इसके बाद जो बाकी है वो आप लोग करें, इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान, लाहौर से कराची के दरमियान, इवन कराची से कोयटा, कोयटा से पेशावर, ये सारे डिस्टेंसेस आप देखें कितना डिस्टेंस बनता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। और लैटिट्यूड्स का हम यहाँ से पढ़ते हैं, द लाइन ऑन द मैप विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड
southern hemisphere is called equator. अगर आप यहाँ पे मैप पे देख सकें, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये आपको एक ग्लोब दिया गया है, इसके सेंटर में एक हॉरिजेंटल लाइन रन हो रही होती है, यहाँ पे एक ड्रॉ होती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये वाली, ये पैरेलल लाइंस हॉरिजेंटल फॉर्म में जो ड्रॉ की गई हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये इक्वेटर जो है एक मतलब ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये जो इक्वेटर से ऊपर वाला पूरा हिस्सा है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर से जो नीचे वाला ये जो हिस्सा है इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मतलब अगर इस ग्लोब के अर्थ के दो हिस्से हम कर दें काट के, तो ये दो जो ऊपर और नीचे हिस्से होंगे इनको हम हेमिस्फीयर कहेंगे। एक को ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और ये एंगुलर डिस्टेंस इसका होता है, एंगल के मुताबिक होता है कि 0 डिग्री है, फिर उसके बाद 15 है, फिर 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, और ये नॉर्थ पोल तक ये 90 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा एंगल ड्रॉ करें तो आपको समझ आएगा 0, अगर आपके पास डी हो, डी से अगर आप देखें तो 0, 15, फिर ऐसे करते करते 90, फिर 90 के बाद पूरा इस तरह चलता रहता है। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड्स का। तो अगर आप यहाँ पे ग्लोब को देख सकें तो यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जो वर्टिकल फॉर्म में लाइंस ड्रॉ हुई हैं, तो इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके सेंटर में एक लाइन है, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे हमारे पास ऊपर लैटिट्यूड में एक सेंटर में लाइन थी, उसको हम कह रहे थे हॉरिजेंटल लाइन को इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर जो था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर था। तो सिमिलरली प्राइम मेरिडियन के राइट और लेफ्ट पे दो हेमिस्फीयर हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और अगर आप यहाँ पे देख सकें तो इसका भी एक एंगुलर मेजरमेंट होती है, यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 75, 90 और करते करते ये 180 डिग्री तक बनता है, और ये पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये इसी तरह से ड्रॉ हुआ हुआ है। और ये जो मैंने आपको वजह से पहले बता दिया, दीज लाइंस जॉइन एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो लाइंस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ जॉइन होती हैं और ये इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये बेसिकली कोई ओरिजिनल लाइन अर्थ के ऊपर नहीं बनी होती, ये वर्चुअल लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स हैं और इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं मैप के अंदर ताकि हम लोकेशन देख सकें, कोई टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है वो कर सकें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ प्लेस। तो लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द मैप इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो कभी भी आपने लोकेशन ढूंढनी है मैप के ऊपर किसी भी कंट्री की, तो आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की मदद से मिल जाएंगी। तो प्लेसेस विद नॉर्थर्न लैटिट्यूड आर सर्च्ड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर and the places with south latitude are searched in the southern hemisphere. Similarly, the places with eastern longitude are searched in the prime meridian, and the places with the western longitude are searched in the west of the prime meridian. तो वो सिंपली ये कहना चाह रहा है, अगर आप इस मैप को देख सकें, कि आपको एक कंट्री बताया जाता है और आपको कहा जाता है कि नॉर्थ लैटिट्यूड में वो कंट्री है, तो इसका मतलब है ये आपका इक्वेटर था। तो नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड कौन सा है, लैटिट्यूड ये वाली हॉरिजेंटल लाइंस हैं, तो आपको पता चल जाएगा नॉर्थ मीन्स ऊपर, तो नॉर्थ लैटिट्यूड में आप ढूंढना शुरू कर देंगे। अगर वो कहता है साउथ लैटिट्यूड में, तो आप नीचे इक्वेटर से नीचे आ जाएंगे, साउथ में ढूंढना शुरू कर देंगे। इसके बाद वो आपको बताता है लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड के हवाले से, तो वो आपको बताएगा जी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आप चले जाएँ या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो आप ईस्ट में ढूंढना शुरू कर देंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर। अगर आपको बताता है वेस्ट लॉन्गिट्यूड में कोई लोकेशन है तो आप वेस्ट में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई बताता है कि एक, अब मैं आपको लोकेशन की एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, कि वो कहते हैं कि नॉर्थ लैटिट्यूड में 23 डिग्री से 37 डिग्री के दरमियान पाकिस्तान है। तो नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब है कि मैं ऊपर चला गया, 23 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे ये 23 डिग्री है और ऊपर कहाँ तक है, 37 डिग्री तक है। ठीक है, और फिर मुझे बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर 60 डिग्री से 77 डिग्री तक है, तो यहाँ पे 61 डिग्री से 77 डिग्री तक है। तो बेसिकली ये जो एरिया बन गया आपका, ये अगर आप देखें रेक्टेंगुलर फॉर्म का, तो इसके अंदर पाकिस्तान पाया जाता है।
तो यहाँ इसी तरह से आप लोकेशन फर्दर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है आपको बताया जाए कि नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर पर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड के अंदर अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी, और एंगल साथ में एंगुलर जो आपकी मेजरमेंट है वो दी जाती है। तो इससे आपको आसानी से लोकेशन मिल जाती है। तो आज हमने यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम जोन्स का, और रिमेनिंग चैप्टर इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।